सुप्रभातम। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी लवर फैमिली में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में ये हमारा MCQ सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है और इस वीडियो में हम काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि शुरू के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो जनरल स्टडी से संबंधित होंगे। उसके बाद हम जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड MCQ डिस्कस करेंगे, लगभग 20 MCQ। और लास्ट में RTE राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला आप लोगों को, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और देखिए कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल पे चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर देखिए और इसके अलावा अपने स्कोर देखिए कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है, शुरू के 10 क्वेश्चन हमारे GS से संबंधित हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख सकते हैं, इटली में, चीन में, ब्रिटेन में या फिर फ्रांस में। जो संविधान की संकल्पना का उद्भव है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? जो हमारा संविधान है उसमें हमने आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए हैं? ब्रिटिश संविधान से लिए हैं या भारत सरकार अधिनियम 1935 या आयरिश संविधान या फिर जर्मन संविधान? तो क्या होगा, आपातकालीन उपबंध हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। तो जर्मन संविधान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, जेट विमान उड़ते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ऊपरी क्षोभ मंडल में, निचले समताप मंडल में, ऊपरी समताप मंडल में या निचले समताप मंडल में। देखिए दो ऑप्शन सेम हो गए इसमें, लेकिन जो सही आंसर है वो क्या है? निचले समताप मंडल। जो जेट विमान होते हैं हमारे वो उड़ान कहाँ भरते हैं? निचले समताप मंडल में भरते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या फिर डी भी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहते हैं? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहते हैं? लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी या कृषि उत्पादन मापने के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सूचना प्रौद्योगिकी। जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT, इसी को हम क्या कहते हैं? सूर्योदय उद्योग। एकदम से बिल्कुल क्या है, नया इनोवेशन है, नया आया है उद्योग के क्षेत्र में। इससे क्या हुआ है, सूर्योदय मतलब कुछ बिल्कुल नया, सूर्योदय मतलब कुछ नया होना। तो एकदम से नया ये उद्योग है सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिज में नाइट क्या है? ब्रिज में नाइट क्या है? क्या है? टेम्स नदी पर बना एक पुल है, एक खेल का नाम है, धरती पर सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है या एक प्रकार का संघी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों, धरती पर सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज, इसको कहते हैं ब्रिजमेनाइट। तो ब्रिजमेनाइट क्या है? यह एक खनिज है जो धरती पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? ठीक है, अंतर्देशीय जल निकास है। तापी का है, गंगा का है, गोदावरी का है या फिर लूनी का है? ठीक है, तो ये देख सकते हैं। पहले समझ लीजिए, अंतर्देशीय का मतलब अंतर्देशीय, इंटर नेशन। ठीक है, तो केवल जो देश के अंदर ही जिसका जल निकास होगा उसको कहेंगे हम अंतर्देशीय नदी। ठीक है, तो ऐसी अंतर्देशीय नदी कौन सी है? देखिए, तापी, गंगा, गोदावरी, लूनी। ठीक है, सही आंसर है लूनी। लूनी क्या होती है? ये अरावली हिल्स में इसका उद्गम होता है। अरावली की पहाड़ी जो कि कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। ठीक, और आगे जाकर लगभग 325 किलोमीटर ये बहती है राजस्थान से होकर, और गुजरात में एक जगह पड़ती है कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण। ठीक है, ये एक वेटलैंड भी है कच्छ का रण। तो कच्छ का रण में जाकर ये मिल जाती है। ठीक, तो इसको बोलते हैं अंतर्देशीय जल निकास है किसका? लूनी का। ठीक है, बाकी तापी पता है क्या? इधर चली जाती है, तापी उल्टी बहने वाली नदी है ना, और ये कहाँ? इधर से अरब सागर में जाकर गिरती है। नहीं, अरब सागर में जाकर कौन? गंगा, गोदावरी। ठीक है, तो ये पश्चिम वाहिनी नदी है। ठीक, मतलब ये क्या है, देश से बाहर इनका जल निकास है, लेकिन लूनी का क्या है, देश के अंदर ही जल निकास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन है, पोल कैनिंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड या फिर रॉल्फ फिच। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में पहले अंग्रेज। ठीक है, और कभी दूसरा भी पूछ ले तो दूसरे आए थे, ये भी ध्यान रखना। दूसरा आया था टॉमस रो, सर टॉमस रो। टॉमस रो क्या था? दूसरा अंग्रेज था जो जहांगीर के ही दरबार में आया था। तो पहला हो गया कैप्टन विलियम हॉकिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। सही आंसर बिल्कुल नो डाउट कौन होगा, नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं हरित क्रांति का जनक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने नागरिकों की समृद्धि खुशी के स्तर से मापता है। ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर भूटान। तो अपने नागरिकों की जो समृद्धि खुशी के स्तर से मापता है वह देश है कौन, भूटान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोशल क्लाइमेट चेंज फंड किस वर्ष स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF, ये एक एग्रीमेंट टाइप का हुआ था। ठीक है, और ये किस वर्ष स्थापित किया गया, 99, 2000, 2001 या फिर 2003। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड स्थापित किया गया, वर्ष स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, अब हमारे पास जो आगे क्वेश्चन होंगे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होंगे, और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, किए गए थे, मूल संविधान की बात कर रहा है। ऑप्शन है A 5, 6, 7 या फिर 8। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुरू में क्या थे, संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जो कि बाद में क्या हुआ, जो हमारा एक राइट था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी वाला, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या कर दिया गया 1978 में। 1978 में क्या किया इसको, 1978 में इसको मूल अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया, और ये 300 का ए, ठीक है, आर्टिकल 300 के ए में इसको जोड़ा गया है अब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछ लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 30, 31, 32 या फिर 35। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 में क्या दिए गए हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, और इसको हमारे जो BR अम्बेडकर हैं उन्होंने उनके अनुसार ये क्या है, संविधान की आत्मा कहा है। किसको, अनुच्छेद 32 को। इससे क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी याचिका दर्ज कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या कोई भी अपराध कर रहे हैं तो उस अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि दोबारा उसको उसी के लिए दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, अनुच्छेद 20 है, 21 है या फिर 22 है या फिर 17 है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 20। इसमें क्या है, अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और इसमें इस तरह के संरक्षण है कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है तो उस अपराध के लिए उसको केवल एक ही बार सज़ा दी जा सकती है, दूसरी बार नहीं। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति किसी विभाग में कार्यरत है तो जो विभाग उस पर कार्रवाई करेगा उस अपराध के लिए, उसको कानूनी कार्रवाई नहीं माना जाएगा। तो वो विभाग कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कोर्ट में केवल एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 17, 19, 23 या फिर 24। देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है, ठीक है, अनटचेबिलिटी है, ठीक, अस्पृश्यता है 17 में। 19 में है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार जिसको हम बोलते हैं। 23 में क्या है, 23 में है हमारा, ये क्या होता है, बलात्श्रम, क्या होता है, बलात्श्रम, और एक होता है बाल श्रम। ठीक है, तो बाल श्रम बच्चों के से संबंधित जो अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अभी बताया, ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19 क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, वाक, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद नंबर 19। तो 19 का ए जो है वही बताता है कि प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं,
ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं 42, 44, 45 या फिर 52। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, बताया था ना 1978 में हुआ था। ठीक, 1978 में कौन सा हुआ था, 44th अमेंडमेंट हुआ था। कंफ्यूज नहीं होना है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। 42 और +2 44 +2 1978। ठीक है, तो 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था, और ये मैं बता चुका हूँ 300 का ए में रखा गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। कौन सा नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, सूचना का नहीं है, भाषण का अधिकार नहीं है, या फिर जीवन का अधिकार नहीं है। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या, सूचना का अधिकार क्या है, मूल अधिकार नहीं है। यह कैसा अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, बाकी सब के हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो क्या बोलती है, अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, और कैसा, युक्त। अगर कोई युक्ति है उस पर प्रतिबंध लगाने की तो कौन कर सकता है। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति कब, इमरजेंसी क्यों, ड्यूरिंग 352 से 360 के हैं हमारे अनुच्छेद हैं, किससे रिलेटेड, इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। और अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इस दौरान राष्ट्रपति आपके फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, विदेश भ्रमण का अधिकार किस में है। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद नंबर 14 या फिर 19 या फिर 21 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 क्या है हमारा, इसमें है विदेश भ्रमण का अधिकार। ठीक है, इसको जीवन, राइट टू लाइफ भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, उत्प्रेषण है, परमादेश है, निषेधाज्ञा है या फिर अधिकार परीक्षा है। आंसर हो जाएगा इसका परमादेश। ठीक है, परमादेश इसका मतलब होता है कि आदेश देता है। कौन आदेश देता है, न्यायालय आदेश देता है किस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जो किसी सरकारी पद पर है या फिर उस पद के लायक नहीं है और उस पद पर कार्य कर रहा है, तो इस संबंध में उसको आदेश दिया जाता है कि जब तक उसने यह कन्फर्म नहीं किया कि वो किस हक से उस पद पर कार्य कर रहा है तब तक उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या फिर पंचायत। आंसर हो जाएगा उद्देशिका। लेकिन अगर पूछे डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार कौन सा, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, अनुच्छेद नंबर जो हमारा 32 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। ठीक है, तो संशोधन करने में कौन सक्षम है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो जाहिर सी बात है संपत्ति का अधिकार अब क्या है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। लेकिन अगर मूल संविधान की बात करें तो यह भी मूल अधिकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में
कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने में है, 12 से 35 तक है। तो 12 से 35 के बीच कितने अनुच्छेद आ जाते हैं, 21, 22 या फिर 23। ठीक है, तो 23 को अगर 12 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, मतलब कुल 23 अनुच्छेद किसके हैं, फंडामेंटल राइट्स के हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से, संवैधानिक अधिकार या फिर मौलिक अधिकार या फिर सांविधिक अधिकार। सही आंसर हो जाएगा क्या, मौलिक अधिकार। तो मौलिक फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाने का जो वो करते हैं, कौन करते हैं, आर्टिकल 32 करता है। इसलिए अम्बेडकर साहब ने इनको क्या कहा, संविधान की आत्मा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर 17। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। इसके अनुसार क्या है, विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण से रिलेटेड है। संविधान के क्या सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है अनुच्छेद नंबर 14। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फिर से वही है, रिट से संबंधित वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, वह क्या कहलाती, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या फिर प्रतिषेध। तो इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालय किसी भी कर्मचारी को यह आदेश देती है कि उसका जो कर्तव्य है वो उसका पालन करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो सीधे आंसर हो जाएगा भाग 3। ठीक है, तो पार्ट 3 में है, पार्ट 3 हो जाएगा और आर्टिकल 12 टू 35। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि बता चुका हूँ, कौन सा है, परमादेश। ठीक है, मैं आदेश देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लगभग 20 MCQ हमने कवर किए यहाँ पर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि आपकी फंडामेंटल राइट्स के किस तरह की तैयारी है। आप अपने क्वेश्चन के आंसर कितने आपके मार्क्स आए हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल 30 MCQ हो गए, तो 30 आउट ऑफ 30 आपने कितने मार्क्स लाए हैं ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे RT एक्ट जो हमारा है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है वो मैंने कवर किया है यहाँ पर। ठीक है, तो देख सकते हैं जल्दी राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009 कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से। और जब लागू किया गया था तब जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, 370 को हटा दिया गया है भारतीय संविधान से। या यूँ कहें कि जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध थे 35 का ए, यह आर्टिकल ख़त्म कर दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है, आगे देख सकते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षा का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:30। मतलब 30 छात्रों पे कम से कम एक शिक्षक होना ही चाहिए। ये बोलता है कौन सा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 का, 2009 का। RTE 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, इसमें 45 आवर है। और 45 आवर ऐसे नहीं कि 45 आवर तक हमने पढ़ाना है, बल्कि क्या है, इसमें आपका शिक्षक का जो तैयारी का समय है वो भी इंक्लूड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं। RTE 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक कार्य दिवस कितने होते हैं, तो ये देख सकते हैं 800 घंटे होते हैं और 200 दिन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RTE के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। ठीक है, तो 4 से 14 वर्ष। ठीक है, 4 से नहीं, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और ये आर्टिकल 21 में मेंशन है, 21 का ए जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। मैं बता चुका हूँ, मैंने RTE बताया है इससे, है ना। तो प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी, तो 25%। ये ध्यान रखना है। RTE में को लोकसभा में कब पारित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं SMC, इसको क्या बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो स्कूलों में गठित होती है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं। राज्यसभा में RTE एक्ट कब पारित किया गया, तो सही आंसर है हमारा 20 जुलाई 2009 को। तो 20 जुलाई 2009 को जो RTE एक्ट है वो राज्यसभा में पारित किया गया।
नेक्स्ट देख सकते हैं, आरटीई को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई? तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया हमारा आरटीई। ठीक है, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो उसके लिए क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है? एक अध्यापक एवं 5 शिक्षक होने चाहिए। एक प्रधानाध्यापक, एक प्रिंसिपल होगा, 5 शिक्षक होंगे। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? 35:1, मतलब 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आज हमने कुछ 10 क्वेश्चन हमने जीएस के डिस्कस किए और 20 क्वेश्चन हमने फंडामेंटल राइट्स के डिस्कस किए और ऐसे ही हमने कुछ क्वेश्चन आरटीई के डिस्कस किए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा ये नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और इसके अलावा स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।